हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं आज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं, जैसे कि नंबर कितने टाइप्स के होते हैं। नंबर को यदि हम लोग बांटें तो इसको दो टाइप से बांट सकते हैं, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि रियल नंबर क्या होता है और इमेजिनरी नंबर क्या होता है। रियल नंबर्स कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर करने पर हमेशा उसका उत्तर जो है पॉजिटिव आता है, निगेटिव नहीं आता है। मीन्स यदि ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर करेंगे और पॉजिटिव आता है तो वो रियल नंबर्स है। इसको हम लोग डिफिनीशन से भी देख सकते हैं कि अ नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन निगेटिव इज रियल नंबर। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 है, -3 है, -3/4 है, -4/5 है। दीज आर द रियल नंबर्स। इसका यदि हम लोग स्क्वायर करते हैं तो हमेशा क्या आता है, आंसर पॉजिटिव आता है। अब बात आई इमेजिनरी नंबर की। इमेजिनरी नंबर्स क्या हैं? कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जिनका हम लोग जब स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने पर उसका आंसर माइनस में आता है। स्क्वायर करने पर आंसर कैसा आता है? माइनस में आता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ एग्जाम्पल में √(-1). √(-1) इसे इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। यदि √(-1) का स्क्वायर करें, मीन्स √(1) जो है आई का स्क्वायर करें तो ये आता है -1, और आई का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? -i। कैसे? आई का क्यूब करने से -i कैसे आएगा? आई क्यूब में आई क्यूब इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर इंटू आई, यहाँ पर आई स्क्वायर आप देख रहे हैं, आई स्क्वायर होता है -1, -1 इंटू आई क्या हो जाएगा? -1 इंटू आई क्या हो जाएगा? -i। इस प्रकार से आई क्यूब क्या हो जाएगा? -i हो जाएगा, और i4 क्या होगा? +1 होगा। यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि सर i4 का वैल्यू तो +1 आ गया, तो आप कैसे कह रहे हैं कि इमेजिनरी नंबर का जो स्क्वायर होता है वह निगेटिव होता है। यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि i पर पावर 4 है, ना कि स्क्वायर है। यहाँ पर बात हो रही है स्क्वायर की, कि इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर जो होता है उसका वैल्यू माइनस होता है, उसका वैल्यू माइनस में आता है, ना कि 4 वाला वैल्यू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4 वाला वैल्यू प्लस आ सकता है, लेकिन कोई भी इमेजिनरी नंबर है उसका यदि हम लोग स्क्वायर करेंगे तो उसका जो वैल्यू है वो निगेटिव में आता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है √(-3). √(-3) ये एक इमेजिनरी नंबर है। आप देख रहे हैं कि रूट के अंदर जो संख्या है वह निगेटिव है। ये क्या है? इमेजिनरी नंबर है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? √(3) इंटू √(-1). अब ये यहाँ पर √(-1) इसके साथ में आ गया है। देखिए ये इमेजिनरी नंबर का ये पहचान है, √3 और √(-1). √(-1) को क्या कहते हैं? आई कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसको क्या लिखेंगे? √3i। तो इमेजिनरी नंबर में या तो इस रूप में लिखा हुआ रहेगा कि √अंडर के अंदर जो नंबर है उसमें माइनस लगा हुआ रहेगा, या फिर जो नंबर है उसके साथ में आई लगा हुआ रहेगा। जैसे हम लोग किसी नंबर में आई देखेंगे तो हम उसको पहचान जाएंगे कि यह नंबर जो है इमेजिनरी नंबर है। यदि हम लोग इसका स्क्वायर करें तो कैसे होगा, देखते हैं स्क्वायर करके क्या होता है। √(3) का स्क्वायर, √(3) का स्क्वायर, इसका मतलब है √(3) का स्क्वायर कहने का मतलब है हम लोग √3 का स्क्वायर करेंगे और उसके साथ साथ √(-1) का स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो √(3) का स्क्वायर क्या होगा? 3। हम लोग जानते हैं कि दो रूट वाली संख्या जब आपस में गुना होती है तो फिर ये रूट हट जाता है, ये सिंपल ऐसे 3 आ जाता है। तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3। और उसके साथ साथ जब √(-1) का स्क्वायर करेंगे, जब इसका √(-1) का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा -1, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि √(-1) होता है आई, और आई का स्क्वायर होता है -1, इसलिए √(-1) का स्क्वायर हो जाएगा -1, और इस दोनों को जब हम लोग गुना करेंगे तो ये आ जाएगा -1। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर जो होता है वो निगेटिव होता है। वैसे इमेजिनरी नंबर हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, ये आगे की क्लास में पढ़ने के लिए है। फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा टॉपिक एक आ गया था, इसलिए मैंने इसे बता दिया। चलिए हम लोग देखते हैं अगले टॉपिक में क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे
इमेजिनरी नंबर को तो हम लोगों ने छोड़ दिया, अब हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर। रियल नंबर को भी हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। द फर्स्ट इज रेशनल नंबर, पहला हो जाएगा रेशनल नंबर और सेकंड हो जाएगा इरेशनल नंबर। फर्स्ट क्या हो जाएगा रेशनल नंबर और सेकंड हो जाएगा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है कि वैसी संख्या जिसे हम लोग p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, मतलब बटा के रूप में, ऐसे कुछ संख्या ऊपर रहेगा कुछ संख्या नीचे रहेगा, इस तरह से p बटा क्यू के रूप में इस फॉर्म में लिख सकें, तब उसको हम लोग बोलेंगे कि वो रेशनल नंबर है। उसमें भी ये दोनों संख्याएं p और q जो है, p और q जो है, ये दोनों संख्याएं p और q ये दोनों इंटीजर होना चाहिए। उसके साथ साथ नीचे वाली जो संख्या q है वो जीरो नहीं होना चाहिए। यदि नीचे वाली संख्या जीरो हो जाती है तो फिर वह रेशनल नंबर नहीं होगा। तो रेशनल नंबर होने के लिए वैसी संख्या जिसे हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकें तथा नीचे वाली जो q संख्या है, q जो है नीचे वाले जो हर है वो जीरो के बराबर नहीं हो। इसको हम लोग डिफिनीशन से देख लेते हैं कैसे। अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q where p and q are integers and q is not zero, q is not zero या q is not equal to zero। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 है, 3 है, 0 है, 4/3 है, 5/7 है, 6 है, -8 है। इन सारी संख्याओं को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं क्योंकि इन सभी संख्याओं को हम लोग p बटा q के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। और कैसे लिखेंगे इसको आगे वाले स्लाइड में देखेंगे। तब तक हम लोग देख लेते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वे सभी संख्याएं होती है, वे नंबर्स होते हैं जिसको हम लोग p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। इसमें भी p और q जो है इंटीजर है, ठीक, p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। मतलब कि ऐसा फॉर्म जो p बटा क्यू का है ये ऐसा फॉर्म है जिसमें p और q इंटीजर होता है। तो हम लोग दो इंटीजर संख्याओं को लेकर p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। मतलब यदि p बटा क्यू के रूप में लिखेंगे तो p और q हमारा इंटीजर होना चाहिए और दो इंटीजर संख्याओं के को लेकर के इस रूप में हम लोग इस अपरिमेय संख्या को यानी कि इरेशनल नंबर को नहीं लिख सकते हैं। तो इरेशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। जैसे कि इसका एग्जाम्पल यदि हम लोग देखेंगे तो एग्जाम्पल में आ जाएगा √3, √7, √5, 2 + √3, 3 - √5। दीज आर द इरेशनल नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। चलिए अब हम लोग अगले स्लाइड में चलते हैं, देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है। अब हम लोग इस स्लाइड में पढ़ेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का फिर हद कितना तक है, कौन कौन सी संख्याएं रेशनल नंबर के अंतर्गत आती है। तो नेचुरल नंबर जो है वह भी रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर के अंतर्गत आती है। रेशनल नंबर जो है उसके अंतर्गत नेचुरल नंबर भी आता है। जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 दीज आर द काउंटिंग नंबर्स एंड दीज आर द नेचुरल नंबर्स। तो इस काउंटिंग वाले नंबर को हम लोग बोलते हैं कि रेशनल नंबर है। कैसे, क्या काउंटिंग वाले नंबर को p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो हम लोग काउंटिंग वाले नंबर को यानी नेचुरल नंबर को p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। सो द नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर। जैसे कि हमारे पास 2 है, 2 को हम लोग ये तो लिख सकते हैं ना कि 2/1 ये p बटा क्यू है और p बटा क्यू के रूप में भी है और नीचे वाला जो इसका q है यानी 1 है वह 0 नहीं है, नीचे वाला q 0 भी नहीं है और p बटा क्यू के रूप में भी है, अर्थात 2 जो है रेशनल नंबर है। उसी प्रकार से 7 को हम लोग 7/1 लिख सकते हैं, 121 को लिख सकते हैं 121/1, जहाँ पर q जो है नीचे वाला q जो है वो 0 नहीं है, जो कि रेशनल नंबर के डिफिनेशन को फॉलो करता है। सो द नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर। ये डिफिनेशन जो है यहाँ से कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स पूछ लिए जाएंगे कि क्या नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है। तो कभी कभी जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी रहते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी नेचुरल संख्याएं डैश संख्याएं हैं, डैश नंबर है, तो उसमें होगा रेशनल नंबर।
ठीक इस प्रकार से जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है उसको भरने के काम आते हैं ये छोटी छोटी जानकारियाँ जो हैं, वो फिल इन द ब्लैंक्स या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाने में बहुत मदद करते हैं। इसलिए हम लोग इन छोटी छोटी जानकारियों को भी इग्नोर नहीं कर रहे हैं। बाद में हालांकि इस चैप्टर में आगे हम लोग जो मेन थ्योरी है उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन इस चीज़ को भी हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर भी रेशनल नंबर है। होल नंबर में सारी संख्याएं तो वही रहती है जो कि नेचुरल नंबर में रहती है, ओनली जीरो जो है ये अलग से ऐड हो जाता है। तो क्या कभी कभी ये जो है कि ऑब्जेक्टिव में बराबर इस तरह के क्वेश्चन, ये जीरो वाला क्वेश्चन बराबर पूछ लिया जाता है, क्या जीरो रेशनल नंबर है? तो अक्सर इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं कि जीरो रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि जीरो को तो हम लोग p/q के रूप में कैसे लिखेंगे, तो जीरो हो जाएगा। नहीं, जीरो को हम लोग लिख सकते हैं ना 0/1, 0/1। यहाँ पर 0/1 का मतलब जीरो, और नीचे वाला हमारा कंडीशन रहता है कि नीचे वाला जीरो ना हो। तो इसमें इस स्थिति में आप देख सकते हैं कि नीचे वाला जो q है वो 1 है, नीचे वाला q जो है वो 1 है, जीरो नहीं है, अर्थात जीरो भी एक रेशनल नंबर है। उसके साथ साथ आप और सारी संख्याएं जैसे इवन नंबर है, फिर ओड नंबर है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, ये सारी संख्याओं को जब आप लोग लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन सारी संख्याओं को p/q के रूप में हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। सो दीज नंबर्स आर रेशनल नंबर। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं हम लोग। अब हमारे पास है कि रेशनल नंबर में इंटीजर के बाद स्थान आता है फ्रैक्शन का। जो फ्रैक्शंस होते हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं, कुछ संख्याएं जो डेसिमल में लिखे हुए रहते हैं, वो भी जो हैं कि रेशनल नंबर होते हैं। और कैसे डेसिमल वाले? जो टर्मिनेटिंग हैं, जो शांत हैं, जो टर्मिनेट कर जा रहे हैं कि अब उनमें कोई दूसरी संख्या नहीं आने वाले। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है तो रिपीटिंग हो, ठीक है, तो टर्मिनेटिंग नहीं हो तो रिपीटिंग हो, तो इस प्रकार के जो डेसिमल होते हैं वो फिर क्या हो जाते हैं, रेशनल नंबर हो जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास है 3.2 को हम लोग जैसे कि 32/10 लिख सकते हैं, मतलब p/q के फॉर्म में हम लोग यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं। 9.123 है, इसको भी हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। 5.06 है, इसको भी p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये जितनी सारी संख्याएं हैं डेसिमल वाले जो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो इन सारी संख्याओं को हम लोग p/q के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। सो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स आल्सो रेशनल नंबर। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है कि वैसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब कभी कभी इसमें कन्फ्यूजन होता है, कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इसको हम लोग p/q के रूप में क्यों नहीं लिख सकते हैं, p/q के रूप में क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम 1-2 एग्जाम्पल लेंगे, उससे लगभग क्लियर हो जाएगी ये बात कि हम लोग क्यों नहीं इसको लिख सकते हैं। यदि हमारे पास कोई एक ऐसा डेसिमल हो जैसे कि 5.4, तो हम लोग इसको आराम से लिख देंगे 54 यानी 54/10, क्योंकि हमको पता है कि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसलिए मैंने यहाँ पर नीचे में 10 लिख दिया। लेकिन यदि आपके पास इस प्रकार का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो जिसमें कि आपको पता ही नहीं है कि डेसिमल के बाद कितने सारे डिजिट आए हुए हैं, यदि आपको पता ना हो तो आप इसको कैसे लिखेंगे? नीचे में कौन सा नंबर रखेंगे? 10 रखेंगे कि 100 रखेंगे या 1000 रखेंगे? इस प्रकार से कौन सी संख्या नीचे में आप रखेंगे? यदि आपको ये ही पता नहीं है कि ऊपर में जो आने वाली संख्या है उस संख्या में डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि नीचे में कौन सा नंबर रखा जाए। और जो इरेशनल नंबर होते हैं, इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ही ऐसा होता है कि डेसिमल के बाद जो आने वाले
डिजिट्स होते हैं उनकी कोई गिनती नहीं रहती कि कौन सी डिजिट कब आएगी, पता ही नहीं चलता है और उल्टा पुल्टा डिजिट आते रहता है। तो इसलिए हम लोग इस तरह के नंबर को P बाई Q के रूप में लिखने में असमर्थ हो जाते हैं, जहाँ P और Q क्या है, इंटीजर है, जहाँ P और Q क्या है, इंटीजर है। तो वैसी संख्याएं जिसे हम लोग P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, दोज आर द irrational नंबर्स। अब हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे दिखाएं कि कौन सा इंटीजर कहाँ है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन खींचेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर खींच लिया है नंबर लाइन। फिर उस नंबर लाइन पर एक पॉइंट डिसाइड करेंगे। पॉइंट कौन सा डिसाइड करेंगे, पॉइंट O, और उस पॉइंट को हम लोग 0 नाम दे देंगे कि हमारा जो पॉइंट O है, यह पॉइंट जो एक नंबर है 0 को डिनोट कर रहा है। ऐसा हम लोग एक पॉइंट मानेंगे 0, जो कि 0 को डिनोट कर रहा होगा। पॉइंट O किसको डिनोट कर रहा है, 0 को। अब क्या करेंगे, एक यूनिट लेंथ लेंगे, यानी कि फिक्स लेंथ लेंगे, कि एक निश्चित कोई डिस्टेंस लेंगे, उसको हम लोग मानेंगे यूनिट लेंथ। और यूनिट लेंथ मिल करके इस पॉइंट O से दाएं साइड और पॉइंट O से बाएं साइड बराबर बराबर दूरी पर हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 0 से एक डेफिनेट लेंथ लेकर के दाएं साइड एक पॉइंट लिया, जिसको हम लोग को बोलेंगे 1 यूनिट डिस्टेंस है राइट साइड। फिर 2 यूनिट डिस्टेंस राइट साइड लेंगे तो ये हो जाएगा 2। और फिर ये 3 यूनिट डिस्टेंस राइट साइड लेंगे तो हो जाएगा 3। 4 यूनिट डिस्टेंस लेंगे राइट साइड तो हो जाएगा 4। और इस प्रकार से यदि हम लोग ये जो फिक्स लेंथ लेंगे, जिसको हम लोग यूनिट लेंथ बोलते हैं, तो जैसे जैसे इस 0 से यानी कि O से राइट साइड जाएंगे, तो जितना यूनिट राइट जाएंगे उतनी संख्या को वो रिप्रेजेंट करेगा। जैसे 5 यूनिट राइट साइड जाएंगे तो वो 5 को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि हम लोग 4 यूनिट राइट साइड जाएंगे तो वो 4 को रिप्रेजेंट करेगा। उसी प्रकार से इस 0 से यानी कि ओरिजिन से O से हम लोग लेफ़्ट साइड आएंगे, 1 यूनिट लेफ़्ट साइड आएंगे तो वो -1 को रिप्रेजेंट करेगा। यदि हम लोग 2 यूनिट लेफ़्ट साइड आएंगे तो -2 को रिप्रेजेंट करेगा। 3 यूनिट लेफ़्ट साइड आएंगे तो -3 को रिप्रेजेंट करेगा। और 4 यूनिट यदि लेफ़्ट साइड आएंगे तो वो -4 को रिप्रेजेंट करेगा, एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग जितनी लेफ़्ट साइड आते रहेंगे, फिर वो उतने माइनस वाले नंबर को रिप्रेजेंट करता रहेगा। और इसी प्रकार से राइट साइड में भी। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी इंटीजर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि हम लोगों को एक सवाल दे दिया जाए कि नंबर लाइन पर 7 को रिप्रेजेंट करें, नंबर लाइन पर 7 को रिप्रेजेंट करें, जैसे कि हमारे पास है 7 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें, तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एक नंबर लाइन लेंगे। यह है हमारा नंबर लाइन। इस नंबर लाइन पर एक पॉइंट O, सबसे पहले हम लोग पॉइंट O लेंगे, जो कि 0 को डिनोट कर रहा होगा। अब इस 0 से हम लोग को पता है कि ये जो 7 है ये प्लस में है, तो मतलब हम लोगों को 0 से राइट साइड जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिट लेंथ से 7 टाइम्स आगे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स आगे जाएंगे और यहाँ पर इसको मार्क करके ऐसे लिख देंगे, दिस इज द 7। तो नंबर लाइन पर इस प्रकार से हम लोग इसको दिखा सकते हैं कि कोई भी इंटीजर को किस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। तो इस प्रकार से यदि हमारे पास कोई भी इंटीजर आता है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हम लोग बना देंगे आसानी से, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आगे चलते हैं। अब हमारे पास है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है? वैसे रेशनल नंबर जिनका वैल्यू सेम हो। वैल्यू सेम करने का क्या मतलब, यदि उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, मानक रूप में लाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि उसको यदि उसमें कोई भी कॉमन नंबर्स हैं, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन नंबर्स हैं, उस कॉमन नंबर को यदि हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, उसके बाद जो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा, सबसे उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में यदि उसका वैल्यू
उन सारे रेशनल नंबर का वैल्यू सेम आता है, तो उन सभी रेशनल नंबर को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। जैसे कि हमारे पास जितने सारे रेशनल नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर कुछ रेशनल नंबर का हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे 2/3 है, दूसरा रेशनल नंबर है 12/18, तीसरा है 4/6 और चौथा है 28/42। ये सारे के सारे रेशनल नंबर क्या हैं, इक्विवेलेंट है, आपस में समान है। वैसे दिखने में अभी पहला वाला 2/3 दिख रहा है, दूसरा वाला 12/18 दिख रहा है, तीसरा वाला 4/6 दिख रहा है, चौथा वाला 28/42 दिख रहा है। वास्तव में इनका जो वैल्यू है वो सेम है। इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लाते हैं। जैसे कि 12 हमारे पास है 12/18, 12/18 को यदि हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएँ, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएँ, तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, यानी हो जाएगा 2/3। ये 2/3 है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 12/18 को मैंने 2/3 लिखा है, ये तो पहले वाला 2/3 है ही। फिर उसी प्रकार से 4/6 है, उसी प्रकार से हमारे पास है 4/6, ये तीसरा नंबर है 4/6। 4/6 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 2/3। ये भी 2/3 है। फिर उसके बाद 28/42 है, इसको भी यदि हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो ये भी 2/3 होगा। मतलब वास्तव में जो है रियल में ये सारे जो रेशनल नंबर्स हैं इनके वैल्यू सेम हैं, केवल दिखने में अलग अलग दिख रहे हैं। तो ऐसे सारे रेशनल नंबर जिनका वैल्यू रियल में सेम हो, केवल दिखने में अलग दिख रहा है, तो उन सारे रेशनल नंबर को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हम लोग निकालेंगे कैसे? यदि हमारे सवाल में आ गया कि एक हमें रेशनल नंबर दे दिया गया और बोला गया कि आप इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालिए, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में भी है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ द फॉलोइंग। पहला हमारा क्वेश्चन है 5/7, ठीक। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने के लिए जो हमारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है, उस दोनों में सेम संख्या से, किसी भी संख्या से यदि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इक्विवेलेंट रेशनल नंबर प्राप्त होता है। जैसे कि 2 से ऊपर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे में भी करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 10/14। ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है किसका? 5/7 का। फिर यदि हम लोग चाहें कि दूसरा इक्विवेलेंट नंबर इसका निकालें तो 5/7 में फिर किसी दूसरे नंबर से ऊपर और नीचे गुना कर देंगे, जैसे 4 से ऊपर भी 4 से नीचे भी, तो ये हमारा हो जाएगा 20/28, ये भी। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं ये इक्विवेलेंट नंबर हैं। तो इक्विवेलेंट नंबर निकालने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। हम लोग क्या करेंगे इक्विवेलेंट नंबर निकालने के लिए, जो भी हमारे पास रेशनल नंबर है, उस रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम संख्या से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो हमें उसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिल जाएगा। और जितना इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना है उतने अलग अलग नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 7 से यहाँ पर करेंगे तो ये होगा 35/49। इस प्रकार से हम लोग एक बार 8 से कर देंगे, एक बार 9 से कर देंगे, एक बार 11 से कर देंगे। अलग अलग संख्याओं से इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने से हमें इनके ढेर सारे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर प्राप्त हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं अगले स्लाइड में, देखते हैं क्या है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर। यहाँ पर हम लोगों को रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? ए रेशनल नंबर, यानी कि कोई भी रेशनल नंबर है, ए रेशनल नंबर p/q इज सेड टू बी सिंपलेस्ट इफ p एंड q हैव नो कॉमन प्राइम फैक्टर। ये रेशनल नंबर जो है जिसका फॉर्म होता है p/q, ये रेशनल नंबर तभी सिंपलेस्ट फॉर्म में कहलाएंगे जब इनके p और q में कोई कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं हो। जैसे कि हमारे पास p/q है, इस p/q में इस दोनों ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर ना हो, मतलब ऐसी कोई संख्या ना हो जिससे p और q कट जाए। यदि ऐसी कोई संख्या है जिससे p और q दोनों कट रहा है, दोनों डिवाइड हो रहा है, तो वो उसका कॉमन प्राइम फैक्टर होता है। तो वे रेशनल नंबर जिनके p और q में कोई भी
कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं हो, वैसे रेशनल नंबर जिसके p और q में, यानी कि p और q मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं हो, तो उस रेशनल नंबर को हम लोग बोलते हैं कि वह अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म निकाला है 14/49। 14/49 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 7 और 49 को लिख सकते हैं 7 × 7। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर में भी 7 है और नीचे में भी 7 है, जो कि कैंसिल आउट हो गया, और कैंसिल आउट होने के बाद बचा है 2/7। अब 2 और 7 में कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, तब अब ये जो है 2/7 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इससे और छोटा नहीं हो सकता, इससे और सिंपल नहीं हो सकता है, यानी कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। और सिंपलेस्ट फॉर्म में तब कहेंगे जब इसके p और q, ऊपर वाले p और नीचे वाले q, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर ना हो। अब हमारे पास कुछ सवाल हैं, ये सवाल जो हैं कि आप बनाएंगे। क्या सवाल है, राइट ऑल द रेशनल नंबर्स इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। ये जितने सारे रेशनल नंबर हैं इनको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएंगे। 5 सवाल है, 1 मिनट का काम है, कोई ज़्यादा भारी नहीं है, वैसे प्रैक्टिस के लिए मैंने दे दिया ऐसे। चलिए हम लोग आते हैं फिर से अगले स्लाइड में। यहाँ पर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन रियल नंबर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर हम लोग रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने से पहले हम लोगों को कुछ कंडीशन समझना पड़ेगा। रेशनल नंबर 2 तरह के यहाँ पर हो सकते हैं, वैसे रेशनल नंबर जिनका वैल्यू 1 से कम हो, लेस देन 1 हो। यदि 1 से कम होता है तो इनको रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आइए देखते हैं स्टेप वाइज। पहला स्टेप है राइट द नंबर इन p/q फॉर्म। नंबर को कौन सा फॉर्म में लिखेंगे? p/q के फॉर्म में लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पर p/q के फॉर्म में पहले से लिखा हुआ है। अब जब हम लोग नंबर को p/q के रूप में लिख लेंगे, तब फिर से एक नंबर लाइन खींचेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर खींच दिया है। उस नंबर लाइन पर हम लोग एक पॉइंट डिसाइड करेंगे, पॉइंट O, जैसे कि इंटीजर वाला में हम लोग करते थे पॉइंट O। और पॉइंट O कौन सी नंबर को डिनोट करेगा? 0 को। पॉइंट O डिनोट करेगा 0 को। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 0 के बाद एक दूसरा नंबर लेंगे 1। 0 से 1 तक में 1 इकाई की दूरी होगी। 0 से 1 तक में कितनी दूरी होगी? 1 इकाई की दूरी होगी। 1 यूनिट का डिस्टेंस होगा। 0 और 1 में, 0 से 1 तक में 1 यूनिट का डिस्टेंस होगा। अब इस 1 यूनिट के डिस्टेंस को हम लोग बांटेंगे। 1 यूनिट का ही डिस्टेंस हम लोगों ने क्यों लिया? क्योंकि हमें पता है कि ये जो नंबर है 1 से छोटा है, यानी कि लेस देन 1 है। लेस देन 1 है मतलब 1 से पहले होगा, 1 से पहले होगा। और 1 से तो ये छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है, यानी 0 के बाद होगा, 0 के बाद होगा और 1 से पहले होगा, मतलब 0 और 1 के बीच में होगा। इसलिए हम लोग इसी यूनिट डिस्टेंस को डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को पता चल चुका है कि ये जो रेशनल नंबर है हमारा, ये 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में। इसलिए 0 और 1 के बीच जो यूनिट डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। मैं इसको मिटा लेता हूँ। अब फिर से फ्रेश हो गया। अब हम लोग इसको करेंगे कैसे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेनोमिनेटर को। किसको देखेंगे? डेनोमिनेटर को देखेंगे। डेनोमिनेटर हमारा क्या है? 4। डेनोमिनेटर जितना है उतने पार्ट्स में इस यूनिट डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे। डेनोमिनेटर है 4, तो हम लोग इस पार्ट को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? ये जो यूनिट डिस्टेंस है इसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जितना डेनोमिनेटर रहता है उतना पार्ट में डिवाइड करना। 4 है तो 4 पार्ट में, 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में यानी 4 पार्ट में मैंने इसे डिवाइड कर दिया है। अब क्या करेंगे इसके बाद?
अब उसके बाद हम लोग चलेंगे न्यूमरेटर पर। न्यूमरेटर देखेंगे, न्यूमरेटर कितना है, 3 है, न्यूमरेटर है 3, न्यूमरेटर है 3। तो न्यूमरेटर 3 है तो हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 के बाद जो तीसरे नंबर का जो सेक्शन है, तीसरे नंबर का जो पॉइंट है, वहीं पर 3/4 होगा। पहला वाला कहाँ है, यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। ये जो तीसरा वाला पॉइंट है यहीं पर होगा 3/4। तो इस प्रकार से हम लोग एक रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर आसानी से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले जो डिनोमिनेटर होता है उसके अनुसार यूनिट डिस्टेंस जो होता है उसको बांटते हैं, फिर ऊपर वाले जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर की सहायता से हम लोग रिक्वायर्ड जो सेक्शन होता है वहाँ तक पहुँचते हैं कि हमें किस सेक्शन पर रुकना है, कहाँ पर ये नंबर होगा। तो इस प्रकार से इस जगह पर ये तीसरा वाला जो सेक्शन है, तीसरा वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये संख्याएं होगी 3/4। चलिए हम लोग चलते हैं फिर से अगले स्लाइड में। यहाँ पर अगले स्लाइड में हम लोग फिर से रेशनल नंबर का ही रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पर दूसरे तरह का रेशनल नंबर है। यहाँ पर जो रेशनल नंबर है वह रेशनल नंबर जो है ग्रेटर देन 1 है। अभी वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो रेशनल नंबर 1 से छोटा होता था, लेस देन 1 होता था, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है। बाद बाकी सारी चीज़ें सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को समझना है। बाद बाकी सेम चीज़ है, जो पीछे हम लोग जिस तरह से किए थे उसी प्रकार से यहाँ पर भी करेंगे। तो यदि इस प्रकार का है जो 1 से बड़ा है, तो सबसे पहले हम लोग उसको आसानी से बनाने के लिए, जैसे कि बनाने में, इस सवाल को रिप्रेजेंट करने में, नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने में आसानी हो, उसके लिए हम लोग इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कौन सा फ्रैक्शन, मिक्स्ड। तो हमारे पास ये फ्रैक्शन था, इस फ्रैक्शन को मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन में यहाँ पर चेंज कर दिया। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद हमें डायरेक्ट पता चल गया कि हमारे पास 2 इंटीजर है, यानी कि 2 यूनिट पूरा है। ये 2 इंटीजर कहने का मतलब हुआ कि हमारे पास 2 यूनिट पूरा है, और उसके बाद इतना वाला जो पार्ट है ये हमारे पास फ्रैक्शन में है। ठीक, तो 2 इंटीजर जो है, 2 यूनिट जो हमारे पास पूरा है, तो ये हम लोग 0 से 2 तक डायरेक्ट चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 2 यूनिट तक पूरा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वही नंबर लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने नंबर लाइन खींच लिया है। नंबर लाइन खींचने के बाद हम लोगों को ये भी पता है कि 2 यूनिट तक डायरेक्ट चला जाना है, तो 2 यूनिट तक हम लोग डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक आ गए हैं। चलिए 2 यूनिट तक हम लोग डायरेक्ट आ गए हैं। उसके बाद ये नंबर आप देख रहे हैं कि यदि ये 2 यूनिट तक हम लोग डायरेक्ट आ रहे हैं, तो फिर 3 पर भी नहीं जा सकते, क्योंकि यदि 3 रहता तो यहाँ पर इंटीजर के रूप में 3 आ जाता, 3 आ जाता। तो ये इसका मतलब है, ये जो नंबर है, ये जो हमारा रेशनल नंबर है, ये 2 के बाद है और 3 के पहले है, 2 और 3 के बीच में है, क्योंकि ये यहाँ पर 2 इंटीजर 2/3 है, 2 इंटीजर 2/3 है। इसका मतलब 2 के बाद है हमारे पास 2 यूनिट पूरी है, उसके बाद कुछ पार्ट जो है वो फ्रैक्शन में है। तो हम लोग डायरेक्ट पहले 2 इंटीजर तक 0 से आ चुके हैं यहाँ। अब 2 के बाद और 3 के बीच में ये जो हमारे पास डिस्टेंस है, इसको बांटना है। 2 के बाद और 3 से पहले जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बांटते हैं। चलिए, तो हमारे पास ये 2 यहाँ रहा और उसके बाद 3 यहाँ रहा। इस डिस्टेंस को हम लोग कितने पार्ट में बांटेंगे, तो हम पढ़े थे, अभी हम लोग जस्ट इससे पीछे वाले स्लाइड में पढ़े थे कि जो डिनोमिनेटर है उसको देखेंगे। डिनोमिनेटर है 3, डिनोमिनेटर 3 है, मतलब हमको ये जो यूनिट डिस्टेंस है 2 और 3 के बीच में, इस डिस्टेंस को हमको 3 पार्ट में बांटना है। और 3 पार्ट में चलिए बांटते हैं। तो पहला पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है, दूसरा पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है, तीसरा पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से ये वाला जो पार्ट है, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है। हम लोगों को क्या करना है, इस पॉइंट को डिफाइन करने के, यानी कि 2 और 3 के बीच में ये पॉइंट कहाँ होगा, इसको डिफाइन करने के लिए न्यूमरेटर के पास चलना है। न्यूमरेटर कितना है, 2, यानी कि इस 2 के बाद 2 पॉइंट आगे जाएंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट पर ये हमारा नंबर होगा 8/3, 2 इंटीजर 2/3। तो हम लोग इस प्रकार से किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर, जो कि रेशनल नंबर 1 से बड़ा भी हो या 1 से छोटा भी हो, उसको रेशनल नंबर पे हम लोग रेशनल नंबर नहीं, रियल नंबर पर हम लोग उसको आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी। अब उसके बाद देखते हैं आगे हमारे स्लाइड में क्या आता है।
अब है कि यदि हमारे पास दो रेशनल नंबर आ जाए, कहे कि इस दोनों रेशनल नंबर के बीच में तीसरा नंबर रेशनल नंबर निकाल के दिखाओ, इस दोनों रेशनल नंबर के बीच का जो रेशनल नंबर है वो निकाल के दिखाओ। तो सिंपली हम लोग जैसे कि मान के चलिए हमारे पास कोई 5 होगा और 7 होगा, कहेगा इसके बीच का नंबर निकाल के दिखाओ, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 5 को जोड़ देंगे, 7 और 5 को जोड़ेंगे 12 होगा, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी इसके बीच में 6 होगा, ऑब्वियसली दिख भी रहा है। यानी किसी भी दो नंबर को जोड़ करके उसमें 2 से यदि डिवाइड कर देते हैं तो उसके बीच का नंबर निकल जाता है। यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि जो दो रेशनल नंबर हमारे पास जो गिवन 2 रेशनल नंबर्स हैं, उन दोनों रेशनल नंबर को हम लोग पहले ऐड करेंगे, उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 5/7। तो हमारे पास रेशनल नंबर जो हैं वो नंबर्स हैं 3/4 और 5/7। तो पहले हम लोग इसको जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, उसके बाद इसमें 2 से डिवाइड करेंगे। तो आइए इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर निकालते हैं। तो 3/4 प्लस 5/7/2, यहाँ पर दोनों को ऐड करने के बाद ये हमारा हुआ 41/28, नीचे में 2 है। फिर इसको यदि हम लोग करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 41/28, और ये जो नीचे में 2 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2, ये नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से ऊपर वाली संख्याओं को गुना करेंगे तो 41, नीचे वाली संख्याओं को गुना करेंगे तो 56। तो हमारे पास क्या नंबर आ गया, 41/56, जो कि 3/4 और 5/7 के बीच का होगा। तो किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच का जो रेशनल नंबर होता है उसको हम लोग आसानी से इस प्रोसेस से निकाल सकते हैं कि उन दोनों रेशनल नंबर को जोड़ देंगे, फिर उस दोनों नंबर को जोड़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ये तो रही कि यदि हमें दो रेशनल नंबर के बीच में कोई एक संख्या निकालनी हो तब इस प्रकार से निकालेंगे। लेकिन यदि हमें कह दिया जाए कि दो रेशनल नंबर के बीच में n रेशनल नंबर निकालो, n मतलब 2 3 4 5, यदि हमें कह दिया जाए कि दो रेशनल नंबर के बीच का 5 रेशनल नंबर निकालो, 6 रेशनल नंबर निकालो, उसके बीच का 7 रेशनल नंबर निकालो, तब कैसे निकालेंगे। ये इस तरीके को तो हम लोग केवल उस प्रकार के सवाल के लिए उपयोग कर सकते हैं जिसमें केवल एक बीच वाला पूछा गया हो, एक रेशनल नंबर पूछा गया हो, तब हम लोग इस तरीके को अपनाएंगे। लेकिन यदि 2 3 4 5 पूछ लिया जाता है तब हम लोग कैसे करेंगे, चलिए उस रूल को भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं हाउ टू फाइंड n रेशनल नंबर। n मतलब n की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 2 3 4। हाउ टू फाइंड n रेशनल नंबर्स बिटवीन गिवन 2 रेशनल नंबर्स। दी हुई दो रेशनल नंबर्स हैं, उन दोनों रेशनल नंबर के बीच में n रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे। तो यदि हमारे पास जो गिवन नंबर है x और y, ठीक, तो हमारा वो बीच का नंबर होगा, वो बीच वाला रेशनल नंबर होगा x + d, x + 2d, x + 3d, और इस प्रकार से बढ़ते जाएगा धीरे धीरे x + nd तक। n मतलब जितनी संख्याएं निकालना है वहाँ तक जाएगा। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होती है कि x तो हमें पता है, x यहाँ पर पहली संख्या है भाई, पहली रेशनल नंबर है। ये d क्या है, d तो आपने बताया नहीं और इस फार्मूले में आपने d का यूज कर लिया है। व्हाट इज़ d, d क्या है। तो d के लिए यहाँ पर फार्मूला है, d हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इस फार्मूले से हम लोग पहले d निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग इस रेशनल नंबर को आराम से निकाल सकते हैं। तो d बराबर फार्मूला है y - x, यानी कि जो दूसरी वाली रेशनल नंबर है उसमें से पहली वाली को घटा देंगे और डिवाइड कर देंगे n + 1। n क्या है कि जितनी संख्या निकालना है, मान के चलो आपको कह रहा है कि 5 संख्या निकालो, तो आप लिखेंगे 5 + 1 यानी कि 5 + 1 6। तो इस प्रकार से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि d का वैल्यू यहाँ से इस फार्मूले से हम लोग निकाल लेंगे, उस d का वैल्यू यहाँ पर रखते जाएंगे, x + d, x + 2d, x + 3d, इस प्रकार से वैल्यू रखते जाएंगे और हमारे पास दो रेशनल नंबर के बीच की जो रेशनल नंबर है वो निकल कर हमारे सामने आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अब यहाँ पर एक सवाल है, आप देख रहे हैं कि सवाल हमारे पास है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 7 and 8। अब हम यहाँ पर सवाल है कि हमारे पास दो नंबर है 7 और 8, तो 7 और 8 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालिए। 5 रेशनल नंबर आपको बताना है 7 और 8 के बीच में। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर d का वैल्यू निकालेंगे। पहला वाला संख्या जो है, फर्स्ट नंबर को मैंने मान लिया है x
और दूसरा नंबर जो y है उसको मान लिया है मैंने 8। तो यहाँ पर d निकालते हैं। d का फार्मूला होता है y माइनस एक्स, मतलब बड़ा वाला में से छोटा वाला, बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटाइए और नीचे में n+1 करिए। यदि n 5 रेशनल नंबर पूछ रहा है, 5 रेशनल नंबर पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 5+1 n+1। इस प्रकार से d का वैल्यू आया 1/6, d का वैल्यू आया 1/6। तो नंबर क्या होगा, अब नंबर जो हमारे पास था वो था x+d, पहला नंबर था x+d, यानी जो आपकी छोटी जो रेशनल नंबर है इसमें x जो है, x में आप d को ऐड करेंगे तो x हमारे पास यहाँ पर 7 है, x हमारे पास क्या है 7, 7 में क्या करेंगे 7+1/6, 7+1/6 जो मैंने यहाँ पर किया है 7+1/6। तो इस प्रकार से इसको ऐड करने के बाद हम लोगों के पास क्या आएगा 43/6। फिर उसके बाद 7+2d, 2d क्या होगा 2d, ये तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास d है, d बराबर हमारे पास वैल्यू आया 1/6। तो 2d क्या आएगा 2 × 1/6 इज इक्वल टू 2/6। तो हम लोग 7 में 2/6 जोड़ेंगे, 2/6 जैसे ही ऐड करेंगे तो हमको ये नंबर प्राप्त होगा 44/6। इस प्रकार से ग्रेजुअली ये बढ़ते जाएगा 45/6, 46/6, 47/6। इस प्रकार से हमारे पास ये 5 रिक्वायर्ड रेशनल नंबर हमारे पास आ गया है। पहला वाला ये, दूसरा वाला ये, तीसरा वाला ये, चौथा ये, पांचवा ये, और इसके बाउंड्री पॉइंट पे 7 और 8 है। तो 7 और 8 के बीच में 5 रेशनल नंबर हम लोगों ने निकाल लिया। इस फार्मूले की सहायता से आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा डी का, और फिर उसके साथ साथ आपको ये जो रेशनल नंबर्स के जो फॉर्म होते हैं इनके बीच के जो संख्या होती है उसमें तो कुछ खास है नहीं कि x है, x में d करना है ऐड आपको, फिर उसके बाद x+2d करना है, x+3d करना है, ऐसे करके बढ़ाते जाना है, वो बीच की सारी संख्याएं निकल जाएगी। अब इस फार्मूले को कुछ स्टूडेंट कभी कभी भूल जाते हैं, उनको समस्या हो जाती है। फिर इनका एक दूसरा तरीका भी है, वो भी मैं बता दे रहा हूँ कि दूसरे तरीके से भी बहुत एक आसान तरीका है, मतलब इसी का दूसरा फॉर्मेट है, वो उस तरीके से भी हम लोग 2 रेशनल नंबर के बीच के नंबर को आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए उस तरीके को भी हम लोग देख लेते हैं ताकि किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, और जो तरीका आसान लगेगा उस तरीके से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड, हमारे पास ये सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड क्या है, जैसे ही हमारे पास 2 नंबर मिलेगा और कहेगा उस नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पता करेंगे कितना रेशनल नंबर पूछ रहा है। तो भाई यहाँ पर तो n का वैल्यू 4 है, कहता है 4 रेशनल नंबर आप निकालिए। कितना निकालिए 4 रेशनल नंबर। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 4 रेशनल नंबर हम लोगों को निकालने के लिए मतलब फाइंड 4 रेशनल नंबर। तो n का वैल्यू कितना हो गया 4, n+1 कितना होगा 5। तो अब हम लोगों को इस पर फोकस करना है n+1 पर। इस रूल का जो है, इस नियम का सबसे मेन चीज़ जो है यही है n+1। ठीक, तो n+1 का जो वैल्यू होगा, इस वैल्यू से हम लोग दोनों नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये जो n+1 होगा, इस वैल्यू से दोनों रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या हमारे पास n+1 क्या आया है 5, नंबर हमारे पास क्या है 2 है, और 2 के साथ साथ क्या नंबर है 3। तो 2 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 से हमें मल्टीप्लाई करना है। भाई 2 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहाँ है, नहीं है, तो बना लेंगे 2/1 हो गया। चलिए तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2/1, इसमें न्यूमरेटर है 2 और डिनोमिनेटर है 1। इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें गुना क्या चीज़ से करना है 5 से, 5 मतलब n+1 से गुना करना है। हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखना है, n+1 से गुना करना है। तो ऊपर में n+1 यानी 5 से गुना करेंगे तो 5 2 जा ये क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है 10, और नीचे में क्या हो जाएगा 5, ये हो गया 10/5, ये हो गया 10/5। फिर 3 जो दूसरा नंबर जो 3 है, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी गुना करेंगे, तो 3 का मतलब क्या 3/1, ऊपर में भी 5 से गुना और नीचे में भी 5 से गुना, नीचे में भी हम लोग करेंगे 5 से गुना। तो ये क्या हो जाएगा 5 3 जा 15/5।
अब हमारे पास यहाँ पर ये दोनों जो नंबर हैं, ये दोनों बाउंड्री पॉइंट का काम करेंगे, लिमिटिंग पॉइंट का, यानी कि हमारा ये लिमिट है, ये बाउंड्री है, इनके बीच हम लोग नंबर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहला नंबर जो हमारा है ये क्या है, पहला नंबर 10/5 है, और जो लास्ट वाला है वो है 15/5, इसी के बीच में हमको रहना है। तो 10/5 इसको ग्रेजुअली एक एक करके हम लोग बढ़ाएंगे। 10/5 से एक आगे करेंगे तो क्या होगा, 11/5, फिर 12/5, 13/5, 14/5। इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर 4 रेशनल नंबर्स आसानी से निकाल लिया। आशा है कि आप इन सारे कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ गए होंगे, और यदि इन कॉन्सेप्ट में ये कहीं पर भी आपको परेशानी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमें डायरेक्ट जिनके पास व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। मैंने अपनी तरफ से इस चैप्टर को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया है, और हर एक चीज़ को वैसे तो इस प्रकार से विदाउट एक अच्छा माध्यम के किसी भी चीज़ को बताना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी मैंने इस माध्यम से बहुत कम साधन के रहते हुए भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया है। आशा है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगी। इसके बाद जो होमवर्क का जो PDF है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोगों को होमवर्क भी बनाना है, और फिर उसके साथ साथ आप लोगों को रिप्लाई भी देना है कि आप लोगों ने किस प्रकार से सीखा, फिर उसके बाद आप लोग कितना अपनी तरफ से भी कितना कर रहे हैं ये भी हमें जानना है।